डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो बच्चे क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए नवोदय स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2003 से लेकर के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यू सीरीज होने वाली है। तो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूं, सबसे पहले एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कराना शुरू करेंगे कि पानी को बर्फ में बनने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बनने में भी वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता है। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को भी खुलने में वक्त लगता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी चीज ये होगी कि अगर आप इस वीडियो के साथ में अपनी रफ कॉपी और पेन साथ में रखें और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपको अलग से नहीं बैठना पड़ेगा। वीडियो के साथ में ही आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप ये चेकआउट कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, ये आपको एक्सप्लेनेशन देख करके पता लग जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि कितने क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसके अंदर पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे, उसके कितने क्वेश्चंस हैं। और यही हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होता है कि केवल उनका हिंदी का पेपर अलग होता है, बाकी मैथ्स और मेंटल एबिलिटी दोनों ही सेम होती हैं। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है पेपर में भी, और कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आ जाता है, सिग्नेचर यहाँ पे आप कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आपकी रफ कॉपी और पेन साथ में होगा। अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए, जाइए, रफ कॉपी और पेन लेकर के आइए। उसके बाद बैठिए अगले 1 से 1.5 घंटे तक और इस वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट करिए। फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। केवल आपको वीडियो नहीं देखनी, वीडियो तो बहुत सारी पड़ी है, आप देखते रहते हो। जब आप साथ में प्रैक्टिस करोगे ना बैठ करके कि हाँ, पहले क्वेश्चंस का आंसर मेरा ए है, सर ने सी बताया है तो मेरा ये गलत है। दूसरे वाले का आंसर सी है, मैंने मेरा डी है तो ये भी मेरा गलत है। तो कितने क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, लास्ट में आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस के अंदर जो चीजें दी हुई हैं, 1 से लेके 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर हमें देखना है कि 4 फिगर्स में से कौन सा ऐसा पिक्चर है जो डिफरेंट है, जो अलग है। उसी को हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस में आंसर्स के थ्रू। यहाँ पे आप सर्कल देख पा रहे हैं। सर्कल यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 सर्कल्स हैं। यहाँ भी 3 सर्कल्स हैं, यहाँ भी 3 सर्कल्स हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा है। तो क्या ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। इसके अलावा और क्या पैटर्न हमें मिल सकता है? और पैटर्न ये मिल सकता है कि यहाँ पे अगर 3 साइड है तो 3 सर्कल हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे अगर 4 साइड है तो 4 सर्कल होना चाहिए। यहाँ पे अगर 4 साइड से तो 4 सर्कल्स हैं। यहाँ पे अगर 5 साइड्स हैं पेंटागन के तो 5 सर्कल्स हैं। यानी कि यहाँ पे 4 साइड है तो 4 सर्कल होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो सर्कल्स कितने हैं? नंबर ऑफ सर्कल्स 3 हैं। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? ये बी वाला ऑप्शन ही सबसे डिफरेंट है। तो यही चीज हमें काउंट करनी है। अंदर में आप ट्राइंगल देख पा रहे हो ना, ट्राइंगल में 1 2 3 3 साइड्स हैं, तो यहाँ 3 सर्कल्स बने हुए हैं। ऐसे यहाँ पे अंदर में बना हुआ है एक काइट, और काइट में 4 साइड्स हैं। इसी तरीके से यहाँ भी 4 सर्कल्स होने चाहिए, क्योंकि 4 सर्कल्स नहीं है इसीलिए डिफरेंट है। बाकी सब में सेम चीजें दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है RUN दिख रहा है, यहाँ भी RUN दिख रहा है, यहाँ भी RUN दिख रहा है, कहीं ना कहीं आगे पीछे होकर के। लेकिन यहाँ पे K आ रहा है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, RUN नहीं है कहीं भी। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसीलिए इसका ये करेक्ट आंसर भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। और थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 सर्कल्स ऐसे हैं, दो जिसके अंदर 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
बाकी एक पॉइंट यहाँ से, एक यहाँ से बना हुआ है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये दोनों भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन क्या है आपका एक करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सारे पिक्चर्स को अगर बिल्कुल रोटेट करके सीधा कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये जो पिक्चर है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ से बनी हुई हैं। और अगर आप ध्यान से देखते हो चीज़ों को, अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर सब में दिखेगी। अगर आप रोटेट करते हो तो कुछ इस तरीके की पिक्चर दिखेगी। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो सीधा वाई बना हुआ है, लेकिन सब में अगर देखोगे तो ये उल्टे वाई बने हुए हैं। सब में क्या बने हुए हैं? उल्टे वाई बने हुए हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ करके सॉल्व करके जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बिल्कुल सही जाते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि आपको अलग से नहीं बैठना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने इस पूरी पीवाईक्यू सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 2003 में कैसा पैटर्न था, 4 में कैसा हुआ, 5 में कैसा हुआ, 2003 से लेकर के और अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से आपने किया तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता नवोदय स्कूल में। तो यहाँ भी 5 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है और एग्जैक्टली जो सेम है वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि इसके जैसा करेक्ट आंसर हमें कहाँ दिख रहा है। ये क्वेश्चन फिगर है और आंसर फिगर्स को हमें मैच करना है कि क्वेश्चन फिगर्स में कहाँ दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये एरो गायब है तो ये ऑप्शन तो है नहीं। क्या हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है? क्या बिल्कुल सी वाले ऑप्शंस को अगर मैच करोगे तो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर जाएगा, इसीलिए सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ अलग अलग लाइंस दी हुई हैं सारी, और हमें ये पैटर्न हमें फाइंड आउट करके बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, वो कौन सा ऑप्शन है। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो आप देखोगे कि ये जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। बहुत बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा हो कि कैसे पोज करें आंसर। देखिए, आप साथ साथ में पोज कर लिएगा, जैसे क्वेश्चन आया पोज कर लिया, उसका आंसर लिखा अपने अकॉर्डिंग, फिर प्ले कर लिया। इससे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए 7th वाले क्वेश्चन का, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है वो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो कंप्लीटली इसको कवर कर रहा है। आगे चलते हैं, अब 8th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। और 8th में भी अगर आप देखोगे ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। अच्छा, एक नज़र में देखने में ऐसा लगता है ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं? सही हैं, लेकिन इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एरो का पैटर्न अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि एरो किस तरीके से कोई दो आगे की तरफ में, दो इस तरफ में, किसी किसी में दोनों अंदर की तरफ में है, किसी में दो अंदर की तरफ दो बाहर की तरफ है। तो ये पैटर्न्स को जब आप नोट डाउन करोगे तो आप एक सही आंसर्स तक पहुंच पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं, एक पार्ट मिसिंग है, ऑब्जर्व करना है आंसर्स फिगर में से और ये बताना है कि इसका करेक्ट कौन सा ऐसा पिक्चर है आंसर फिगर में जिसको अगर हम फिट कर देते हैं तो उसका जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो पाएगा। देखिए, इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर आप यहाँ पे रख देते हैं तो कंप्लीटली क्या होगा, इस ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम 10th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों अलग हैं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसी लाइन होनी चाहिए, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। केवल एक चीज कोई भी पकड़ लो उस पैटर्न के अंदर और उसको समझने की कोशिश करो कि इसका एक सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर सही आंसर्स की बात करोगे तो ये कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर ये डी वाला है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसका एक सही और सटीक आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में तीन क्वेश्चंस फिगर्स दिए हुए हैं, फोर्थ उसका डिफरेंट वन है और हमें फाइंड आउट करना है इस सीरीज में कि इसका कंप्लीट सीरीज होने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप इस पैटर्न पे चलते हो तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये कहाँ पे घूम रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आया, तीसरी बार में यहाँ पे आया, तो चौथी बार में ये यहाँ पे आना चाहिए। तो ये देखो, ये वाला एरो इस तरफ में कहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला 13 का, ये इसका एक सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 12 के भी हमने डी वाले आंसर्स को बताया था कि ये सही है, और क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने अभी बताया आपको कि ये जो बी वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर हम 14th वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करें, यहाँ पे एक पत्तियां हैं, दूसरी बार में दो पत्तियां हैं, तो तीसरी बार में हमें कितनी, यहाँ पे कितनी पत्तियां दिखेंगी, ये तीन पत्तियां दिखेंगी। ऐसा कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा, और ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिख रहा है, इसीलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैटर्न आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये दो प्लस है, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और प्लस, ये मल्टीप्लाई, ये रोटेशन होती जा रही है। यहाँ पे ये जो माइनस से घूम करके यहाँ पे आ गया, फिर ये माइनस अगली बार में यहाँ पे, यहाँ से घूम करके यहाँ पे तो पहुँच गया है, लेकिन ये जो माइनस है फिर यहाँ पे आया, फिर अगली बार में यहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ में आएगा, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। 16th वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर इसी तरीके से ये रोटेट होता जा रहा है, माइनस इस तरफ में आ चुका है, उसके बाद इस तरफ में आया है, तो अगली बार में माइनस हमारा इस तरफ में यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ भी माइनस दिया हुआ है। इन दोनों ही आंसर्स में देखना हमें ये है कि सही वाला आंसर कौन सा है। तो माइनस के ठीक बाजू में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन के ठीक पहले ऊपर में डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं दिया हुआ है, डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। हमें केवल इस पैटर्न को नहीं देखना, बल्कि इसके पीछे में जो नंबर है क्या वो इसी पैटर्न्स में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या, इस चीज को भी हमें रोटेट करके देखना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब हम 17 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर टू सेट ऑफ टू क्वेश्चंस फिगर्स ईच। द सेकेंड सेट हैज एन इंट्रोगेशन मार्क। द एग्जिस्ट a relationship between the first two questions figures. Similar relation should exist between the third and fourth questions figures. Set one of the answers figures, replace the question mark. हमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, जो आंसर्स फिगर है उनके थ्रू क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। तो चीज़ें बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है तो अगली बार में क्या हुआ है कि ये जो सर्कल है और ये जो स्क्वायर है ये ट्राइंगल के अंदर आ चुके हैं। इसी तरीके से इस बार ट्राइंगल बाहर है, ओके, और सबसे अंदर में सर्कल है। तो इस बड़े से सर्कल के अंदर ये जो आपका उसके बाद बड़े से सर्कल के अंदर सबसे पहले तो ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर ये स्क्वायर बॉक्स आपको बना हुआ दिखना चाहिए। सॉरी, इस बड़े से सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल सबसे बाहर होगा, फिर स्क्वायर होगा, और स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल बना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो करेक्ट है। ये इसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ है क्योंकि इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। जो सबसे बाहर है वो सबसे अंदर है, जो स्क्वायर है वो ठीक इसके मिडिल में है, और जो ये सर्कल बाहर में है ये अंदर में सबसे अंदर पहुंच गया। इसी तरीके से जो सबसे बाहर में है वो सबसे अंदर में होना चाहिए, उसके बाद जो बीच में है वो मिडिल में, और जो अंदर है वो सबसे बाहर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 17। और क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। और ये बिल्कुल अगर इस तरीके से बनी हुई है पिक्चर तो कंप्लीटली रोटेट होके इस कोने से है, मतलब इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ रही है। इसी तरीके से अगर ये इस तरीके से बना हुआ है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आना चाहिए। देखिए, इसके अंदर ये जो बना हुआ है ना, इस वजह से ये आंसर नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता। और ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो क्या ये वाला करेक्ट आंसर है या ये वाला करेक्ट आंसर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये इस तरफ दिया हुआ है इसमें, और ये जो छोटी सी लाइन दी हुई है वो राइट हैंड साइड में दी हुई।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। ओके, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में भी बात करते हैं कि इसका एक करेक्ट आंसर क्या है। ये रोटेट हो चुका है। अगर ये पिक्चर ऐसी बनी हुई है, ये वाली, तो ये रोटेट होके यहाँ पे आ जा रही है नीचे की तरफ में, और ये ऊपर चला जाए। इसी तरीके से अगर हम इसको रोटेट करेंगे, इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इमेज है ना वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और ये वाली पिक्चर हमें ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिख रही है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो क्रॉस है ना, इस क्रॉस को पूरा अंदर कर दिया गया, तो प्लस है तो पूरा कवर कर देगा ये प्लस। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 तक जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, उसको हमें देखना है। 4 फिगर्स में से फाइंड आउट करना है, कंप्लीट करना है इस ज्योमेट्रिकल फिगर्स को। इसको कंप्लीट करने पे इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर हम इस वाली पिक्चर को यहाँ पे अगर हम सेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये पिक्चर है वो कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका है वो करेक्ट आंसर होगा। 22nd वाले आंसर्स के बारे में बात करते हैं, और 22nd वाला जो आंसर है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं कुछ इस तरीके से नज़र आ रही हैं, और ये बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होंगी, और ये जो अंदर की तरफ आएगा, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये भी अंदर, मतलब कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये लाइन तो ये कवर कर देगा कम्प्लीटली। आगे चलते हैं, और अगर 24th के बारे में बात करते हैं तो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो कुछ इस तरीके की इमेज हमें देखने को मिलती है। और इस तरीके की इमेज देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके जैसा मिलता जुलता दिख रहा है जब हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 28 तक के क्वेश्चंस के बारे में। और जब तक आप थोड़ा सा इसके आंसर्स को फाइंड आउट करो, क्योंकि मिरर दिया हुआ है और मिरर में आंसर्स आपको फाइंड आउट करना बहुत आसान है। जब तक हम पीते हैं थोड़ा सा जल, ठीक, प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की, बताइए इसका आंसर क्या है। पोस्ट करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो जो एन है वो तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से बनेगा, जो ए है वो कुछ इसी तरीके से बनेगा, एफ जो है वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसा दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसके अगर हम मिरर की बात करें तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ये वाला बनेगा, जेड बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक्स वाई पे ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी, और इसके जस्ट इधर सर्कल दिखेगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और इसी तरीके से 28 वाले क्वेश्चन के अंदर इसका ठीक अपोजिट अगर आप देखोगे तो ऐसा बनेगा, और ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मिरर इमेज को भी फाइंड आउट करना काफ़ी आसान है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 32 के बारे में। और यहाँ पे पेपर को फोल्ड करना है, कट करना है और अनफोल्ड करना है, फिर बताना है कि पेपर में जो डिज़ाइन बनेगी वो कैसी बनेगी। सबसे सिंपल सी बात ये है कि अगर पेपर ऐसा है तो अगली बार के डिज़ाइन में जब ये ओपन होगा तो कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन दिखेगी वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। जब ये 3 डिज़ाइन इधर और 3 डिज़ाइन इधर बन चुकी है, जब ये इधर खुलेगा तो ये बनेगा, मतलब यहाँ पे तो ऐसा बन जाएगा। फिर जब ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरीके से भी बनेगी और इस तरीके से भी बनेगी। तो ऑप्शन नंबर जो ये सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, और दो दो बनेगी, बल्कि यहाँ से फोल्ड है तो यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी बनेगी और यहाँ भी और यहाँ भी, ये दो दो बनेगी क्योंकि यहाँ से भी तो फोल्डेड है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला भी ठीक उससे मिलता जुलता है, बट
उसमें जो लेंथ है उसकी उसका डिफरेंस है, जो एंगल बन रहा है उसका डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 30th के बारे में बात करें तो यहाँ भी जब इसको ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे भी आपको दिखेगा, और फिर यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पे भी, तो ये बन जाएगा कम्प्लीटली जब ओपन करेंगे तो। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, और इसके बाद जब करते हैं तो यहाँ यहाँ भी दिखेगा, मतलब चार यहाँ पे आपको एंगल दिखेंगे। और ये चारों एंगल्स का मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका सटीक आंसर है और सही आंसर भी है। इसी तरीके से अगर हम 32 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है। 33rd वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 33rd से लेकर के 36 तक के जो क्वेश्चन हैं हमें कट करना है और बताना है कि ये किसके अंदर होगा। अगर हम कंबाइंड कर देंगे, जो कट्टे वाले पीस को अगर कंबाइंड कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ करके बनाएंगे, मान लीजिए अलग अलग टुकड़े हैं, इनको अगर कंबाइन कर दिया जाता है तो कौन सा पिक्चर्स बनेगा भाई। बहुत सिंपल है कि इसके अंदर अगर हम देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें चीज़ों को, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो आपको दिखेगा, दो लाइंस और ये फिर ये। तो इस तरीके का आंसर्स आपको देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से अगर हम 34th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है कंप्लीटली, ये वाला सही होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो बी वाला ऑप्शन है ये आपको सही दिखेगा। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो 36 में भी अगर इसको कंबाइन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए की तरह दिखेगा। और आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस में, तो हमें यहाँ पे बताना है कि इस ये पिक्चर है ना एफ, वो किसके अंदर छुपा हुआ है। एफ किसके अंदर छुपा हुआ है, तो एफ आपका छुपा हुआ है एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और 38 वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये जो थोड़ा जेड की तरह दिख रहा है, लेकिन ये लाइन कहाँ पे छुपी हुई है ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे तो छुपा हुआ है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। और इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपा हुआ है, तो बी वाला इसका भी आंसर जो है वो करेक्ट है। और 40th क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है इसके अंदर ये छुपा हुआ है कंप्लीटली, और इस तरीके से आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। 41 से लेकर 60 तक के जो क्वेश्चन है ना वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं इनमें से चार ऑप्शन सही हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चार में से एक ऑप्शन सही है। सबसे पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि हमें ध्यान से ऑब्जर्व करके पढ़ना होता है कि इसका सही आंसर क्या है और किस तरीके से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को जितना आप सॉल्व करोगे उतना ही आप उसके अंदर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वो अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हम वीवोर्ड-मास रूल का अप्लाई करते हैं, और वीवोर्ड-मास रूल के अंदर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ कि ये लिखा हुआ है 15, 15 टू जा 30, 30 और 1, 31/2 माइनस ब्रैकेट में 12/2 लिखा हुआ है, 12 यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि क्वेश्चन में 5 है, तो 12/5 है, मल्टीप्लाइड बाय 5/8 है, और प्लस ब्रैकेट के अंदर है 7 और डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4, 4 और 3 7, 7/4, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 31/2 हो जाएगा ये तो कम्प्लीटली 31/2, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 12/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/8। अभी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7/1, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो इसके साथ में ही रहने वाला है। तो देखिए 7 से तो 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे होगा क्या 31/2, ओके। अब हम इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 4 8 और 2 6 12,
फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ये 3/2 प्लस 4/1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 और 8 हो जाएगा, ये 3/2 प्लस 8/2, 8/2 होगा, ये 8/2 हो जाएगा, कम्प्लीटली 8/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होगा और 1 है, 8/1 होगा, ये 8/1। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 31/2 माइनस 8 और ये 3 क्या हो जाएगा, 8 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11/2 नहीं होगा बल्कि 11 यहाँ पे कर देंगे तो 16 17 18 19, 31 में से 19, 31 में से ये हो जाएगा आपका 31 माइनस इस 2 को हम बाहर ही रखते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं यहाँ से, इस 2 को बाहर रखते हैं पहले और फिर सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, फिर देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 32 हम यहाँ तक पहुँच चुके थे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, 31/2 माइनस 11 नहीं, हाँ 11 ऐसा कर लीजिए आप कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ ऐसा था कि 31 31/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या था 3/2 प्लस 4 और मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 31/2 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11/2 और मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, 31/2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 31/2 माइनस, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11/1 हो जाएगा, सो 31 माइनस 22/2, और इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो 9/2 आ जाएगा, तो 9/2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो भी किसका 3 और 5 दोनों का मल्टीपल, 3 और 5 अगर दोनों का हम एलसीएम की बात करते हैं तो इनका एलसीएम हो जाता है हमारा 15, और 15 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 45, फिर 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 फिर 60, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 75, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 90। तो हमें क्या चेकआउट करना है, हमें देखना है टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 100 से कम है, इसके अलावा करेंगे तो 100 से पार चल जाएगा, 105 हो जाएगा, तो 100 से कम कितने नंबर है, तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स हैं और यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, क्या जीरो हमारा ओड नंबर है, ये बिल्कुल गलत है, क्या जीरो इवन नंबर है, ये भी गलत है, क्या जीरो प्राइम नंबर है, ये भी गलत है, ना ओड है ना इवन नंबर, ये जीरो जीरो होता है, तो टी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इफ अ मैन ट्रेवल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इफ अ मैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही रीच द डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, और 10 मिनट का मतलब 10 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे आवर्स में तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे, मतलब इतने घंटे में पहुंच रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर आवर में दिया हुआ तो ये भी हम आवर्स में चेंज कर लेंगे। ही रीचेज द डेस्टिनेशन 10 मिनट्स अर्ली, अगर वो 42 की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो हमें फाइंड आउट करके बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले जो स्पीड है
उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। और स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड आपको क्लियर हो चुकी है और टाइम में क्या दिया हुआ है कि 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब जो भी टाइम है 10 मिनट लेट का मतलब 10/60, क्योंकि मैं आवर्स में कर रहा हूँ चेंज, 10/60 आवर्स। और स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, ये लग रहा है इसको टाइम। अब स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो आपको एक और चीज़ पता है कि जो डिस्टेंस है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। स्पीड 30 है और टाइम आपको दिया हुआ है प्लस टी प्लस 10/60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये पहली इक्वेशन आ चुकी है, t+10/60। अब हम दूसरी कंडीशंस पे आते हैं। जब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि 30 × t+1/6। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी कंडीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या होने वाली है। दूसरी कंडीशन में जो उसकी स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर हो रही है और इस बार वो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, मतलब कि माइनस करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा माइनस करने पे, उसका टाइम क्या लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है उसमें से 10 मिनट्स पहले पहुंच रहा है, यानी 10/60। और इस बार अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, कि 42 मल्टीप्लाइड बाय, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड इसकी 42 है और डिस्टेंस इसका t-10/60 दिया हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 42 मल्टीप्लाइड बाय t-1/6। ये दूसरी इक्वेशन आ गई है, ये दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब ये दोनों ही इक्वेशन को हम लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। देखिए हमारे पास जो पहली इक्वेशन आई थी वो t+30 ब्रैकेट के अंदर t+1/6 आई थी, मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 इंटू t-1/6, ये हो रहा था। ओके, सो 5, इसको कैंसिल आउट करो, 5 6 5 ज़ा 30 और 6 7 ज़ा 42, 5/7 हो रहा था। तो ये हो गया हमारा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t। जब हम टी में 5 करेंगे तो 5t प्लस 1/6, यानी कि 5/6 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 5t प्लस 5/6 दिया हुआ है और इसी तरीके से हम 7 वाले को कर दें तो ये हो जाएगा 7t माइनस 7/6। ये हो गई दोनों तरफ। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 70 को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 5t इज इक्वल टू ये माइनस का 7/6 दिया हुआ है और ये फिर माइनस का 5/6 हो जाएगा। तो ये 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आवर आएगा। तो t इक्वल टू क्या हो गया, 1 आवर हो गया। जब हमें t की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, जब हमें t की वैल्यू ये पता चल चुका है कि 1 आवर है, तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। डिस्टेंस अभी हमने जब फाइंड आउट किया था तो 30 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस t/6 था, तो 1 आवर यहाँ पे पुट कर देंगे तो 30 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/6, तो 6 1 ज़ा 6 और ये 7/6, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 7/6, 6 5 ज़ा 30 और 7 5 ज़ा 35, तो 35 किलोमीटर पर आवर जो इसका टाइम है वो आएगा, डिस्टेंस है वो आएगा, 35 किलोमीटर आएगा। 35 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ भी आएंगी कि अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रही है। तो पैसेंजर ट्रेन पीटी में लिख देता हूँ जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमें क्वेश्चन पढ़ करके ही समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। लीव्स द रेलवे स्टेशन 6 आफ्टर द गुड ट्रेन, मतलब गुड ट्रेन के जो गुड्स की ट्रेन है उसको वो टाइम टेकन ले रही है कितना पैसेंजर ट्रेन, 4 आवर्स, ओवरटेक इट्स इन 4 आवर्स, 4 आवर्स उससे ज़्यादा ले रही है। तो अगर 6 घंटे ले रही हो तो 10 घंटे टोटल इसकी गुड्स ट्रेन की होगी, तो उससे वो 4 घंटे ज़्यादा ले। तो ये टाइम टेकन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना ले रही है वो, 4 आवर्स। ये तो आपको क्लियर समझ आ रहा है, 4 आवर्स ले रही है। अब हमें गुड्स ट्रेन की स्पीड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बस हमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का पता है। तो गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है, गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं v। और अगर हमने उसकी स्पीड को v माना है तो गुड्स ट्रेन की जो टाइम है वो टाइम टाइम टेकन टाइम टेकन कितना ले रही है वो, 6 आवर्स से 4 आवर्स ज़्यादा ये गुड्स ट्रेन। तो ये टोटल कितना ले रही है, 10 घंटे ले रही है। तो देखिए गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वो v है, टाइम ले रही है 10 घंटे। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, वो टाइम ले रही है 4 आवर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुड ट्रेन। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये स्पीड हमारा 80 × 4 हो जाएगा। 80 डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 × 4। ओके, तो ये 80 × 4 ये स्पीड हो गई, और इक्वल टू v हमने मानी है इंटू 10, ये हो गया। अगर हमें v फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, 80 × 4 अपॉन 10। तो ये 10 8 जा 80 और 8 4 जा 32। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 32 किलोमीटर पर आवर, जो कि आंसर है आपका। यहाँ पे आप देख पाओगे कंप्लीटली कि 32 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 46 वाले को समझ सकते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन को समझना। देखिए सबसे पहले तो व्हाट सम विल अमाउंट ₹6,600 इन 4 years एट द 8% एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट वो कितना हो जाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और देखिए अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर माइनस करना पड़ता है। अब माइनस हमें करना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आपको ये देखना है कि एसआई क्या है, तो आपको सबसे पहले तो अमाउंट का आपको पता है कि अमाउंट आपका क्लियर कट पता है। अब एसआई इक्वल टू होता है ए प्लस पी होता है। एसआई इक्वल टू क्या, सॉरी ए माइनस पी होता है। ए माइनस पी, देखिए सिंपल मैं आपको समझाता हूँ इसको अलग वे में। आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 6,600। आपको रेट भी पता है, 8% का रेट है। आपको टाइम भी पता है 4 आवर्स 4 years है। लेकिन आपको प्रिंसिपल नहीं पता, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता। अब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली चीज या तो आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अगर आप अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में प्लस कर दीजिए इसको प्रिंसिपल को।
तो अब a माइनस पी मैं पुट करने वाला हूँ एस आई की जगह पे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से एस आई की जगह पे मैंने हमने क्या रखना है, हमने रखना है a माइनस पी और प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो p इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। तो प्रिंसिपल तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, रेट आपको पता है, रेट कितना है, रेट है 4%, टाइम भी आपको पता है 8 है, 8 ईयर्स और 100 हो गया आपका। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है 600 माइनस पी। अब ये चीज तो आपको क्लियर कट समझ आ चुकी है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, 20 ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ पे 8p अपॉन 25 इक्वल टू 6600 माइनस पी, 6600 माइनस पी बचा। अब 25 का मल्टीप्लाई कर दो 6600 में, 25 का मल्टीप्लाई कर दो 6600 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम 6600 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 का तो ये हो जाएगा 165,000 माइनस 25p इक्वल टू 8p। अब ये 25p को इस तरफ जाएंगे तो 25 और प्लस 8, 25 प्लस 8 33p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 33p इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दिया 33 हो गया और ये हो जाएगा 165,000। तो अब इसको p की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो ये जो आपका 165,000 दिया हुआ है 165, p की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर, तो 165,000 अपॉन 33 इसका डिवाइड कर देंगे तो 165,000 का डिवाइड करोगे अगर 33 से तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा 5000। क्या 5000 इसका राइट आंसर है क्या, बिल्कुल हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या 5000 ही इसका आंसर है, बिल्कुल 5000 ही इसका आंसर है और 5000 का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 47 वाले के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर क्या दिया हुआ है। 1540 ग्राम्स को हमें चेंज करना है। देखिए किलोग्राम में अगर चेंज करना है तो 1000 का आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो 5045, सॉरी ये लिखा हुआ है क्या 5045 और इसको डिवाइड करना है अगर 1000 से तो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो 5 kg हो जाएगा और ये जो 45 ग्राम है तो ये 45 ग्राम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वही इसका करेक्ट आंसर है। तो 5 kg और 45 ग्राम हो जाएगा, 5 kg और 45 ग्राम हो जाएगा कंप्लीटली, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये हो गया 5 kg 45 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 वाले क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर slab of 10 centimeter into 8 centimeter are required to cover the floor of hall of 12 मीटर इंटू 10 मीटर। 12 मीटर इंटू 10 मीटर के हॉल को कवर करने के लिए कितने रेक्टेंगुलर स्लैब्स की जरूरत पड़ेगी। एक चीज आपको समझना होगा कि यहाँ पे चीजें मीटर में दी हुई हैं और यहाँ पे ऊपर में सेंटीमीटर में दी हुई थी, या तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो होल का जो कंप्लीट है उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 1200 इंटू 100 ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 10 मीटर को भी अगर चेंज करना है तो ये भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, अब ये जो 10 इंटू 8 दिया हुआ है ना इसको सॉल्व कर लो तो देखिए जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12। तो अब हमारे पास हो गया क्या 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100, तो 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 25 में 6 का करेंगे तो 150 और जो 2 जीरो लगा दो यानी कि 15,000 जो होगा
इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका एक सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में कि 49 वाले क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, what is the sum of the place value of 5 in the numbers 5, 8, 4, 3, 5, 6? हमें प्लेस वैल्यू का सम फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर इसकी प्लेस वैल्यू 5 की फाइंड आउट करोगे तो ये तो हो गया 50, और इस वाले 5 की अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हो गया 5 और 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए, तो 1 2 3 4 और 5 जीरो हो गए। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। तो 5 में हमने प्लस कर दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 50 हो गया। तो ये अगर आप देखोगे जीरो, ये हो गया 5, ये हो गया जीरो जीरो और 5, 500 फिर 50, 500 और 50। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सॉरी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो बी, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट आंसर है क्या? हाँ, 30 आएंगे ना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। Two solid cubes of side 10 centimeter each are joined end to end. What is the volume of resulting cube? देखिए, दो क्यूब्स हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एक क्यूब तो ये है और इसी के साथ में एक और क्यूब को हम प्लस कर दे रहे हैं। एक और क्यूब्स को अगर हम प्लस करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये क्यूब जो है कुछ इस तरीके का प्लस हो जाएगा। तो क्यूब्स को जब हम प्लस करेंगे तो कुछ इस तरीके का, और ये जो अगर 5, अगर ये 10 है तो ये 10 20 हो जाएगी इसकी एक की लेंथ। ओके, और ये तो आपका 5 ही रहने वाला है। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दो क्यूब्स को अगर हम करेंगे, दो क्यूब्स को अगर हम जोड़ते हैं, क्यूब्स की साइड हमें पता है, साइड दी हुई है क्यूब्स की 10 सेंटीमीटर। जब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे, एंड टू एंड करेंगे, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 और 10 20 हो जाएगी। तो लेंथ तो इसकी हो जाएगी 20। इसकी ब्रेड्थ कितनी रहने वाली है, ब्रेड्थ तो रहने वाली है 10। ऑलरेडी मैंने 5 समझ रहा था, 10 दिया हुआ है तो ये तो 10 इधर इसका और 10 इसका, 20 लेंथ हो जाएगी। ब्रेड तो दोनों की 10 रहने वाली है, उसमें कोई वो नहीं है। और हाइट भी कितनी रहने वाली है, हाइट भी इसकी कितनी रहने वाली है, 10 रहने वाली है। तो हाइट भी इसकी 10 ही रहने वाली है। तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसके बेसिस पे। तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू व्हाट, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसको हम समझने वाले हैं और फिर हम बात करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1.50 दिया हुआ है यहाँ पे, 1.50 दिया हुआ है। अगर हम इसको परसेंट में चेंज करते हैं तो 150/100 हो जाता है, और जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट, 1.5 होगा। 1.5 यानी कि एक जीरो दिया हुआ है तो 5 के ठीक पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि a fruit seller buy lemon at the 2 rupees for a rupees and sell them at the 5 for 3 rupees. What is his profit percent? उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर प्रॉफिट पता चल गया ना तो आप इसके प्रॉफिट परसेंट को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अ फ्रूट सेलर बाय अ लेमन, 2 रुपए, 2 फॉर अ रुपीज, 1 रुपए में 2 लेमन उसको मिल रहे हैं। 1 रुपए में कितने लेमन मिल रहे हैं उसको, 2 लेमन मिल रहे हैं, दो, और सेल कर रहा है 5 रुपए के, 5 फॉर 3 रुपीज। और देखिए, कॉस्ट प्राइस इसकी सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, तो अभी तो हमें आइडिया लग पाएगा। कॉस्ट प्राइस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस।
सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CP। अब हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा, तो मैं ये मान लेता हूँ कि 10 एट द 543 रुपीज। अब बेच कितने में रहा है, देखिए, अगर 1 रुपए में वो 2 लेमन खरीद रहा है, 1 रुपए में, 1 रुपए में वो खरीद रहा है 2 लेमन, 1 रुपए में 2 लेमन खरीद रहा है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो 1 लेमन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 लेमन की कॉस्ट प्राइस, और सेल कितने में कर रहा है, आप देखिए सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, 5 रुपए में 3, 3 रुपए में 5 बेच रहा है, 3 रुपए में कितने बेच रहा है, 5 लेमन बेच रहा है। तो दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम 1 लेमन का पूरा चीजों को समझे, अगर हम 10 लेमन की कॉस्ट प्राइस निकालें तो क्या हो जाएगी, 10 लेमन की अगर कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 5 रुपए होगी, और 5 लेमन की जो सेलिंग और अगर उसके 10 लेमन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 रुपए, यानी कि 2.5 में खरीद रहा है। 1 लेमन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1 लेमन का कितना हो जाएगा, 1 1 रुपए में 2 लेमन, यानी कि 1/2, 0.5 यानी 50 पैसे। 1 लेमन की कॉस्ट प्राइस पड़ रही है 50 पैसे, और 1 लेमन की सेलिंग प्राइस कितनी पड़ रही है, तो देखिए 3/5, ये हो जाएगा 0.60, यानी कि 50 पैसे में खरीद रहा है और 60 पैसे में बेच रहा है, 50 पैसे में खरीद रहा है और 60 पैसे में बेच रहा है, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 पैसे में से हम 50 पैसे को माइनस कर देते हैं, 0.50, 60 पैसे में से 50 पैसे को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर उसका प्रॉफिट आपको जानना है कि प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, तो सिंपल सी बात ये है कि उसके जो 60 पैसे हैं, 60 पैसे में से आपको वो 50 पैसे माइनस कर दो, उसका आ गया 10 पैसे। 10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। 10 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है उसकी, 0.5 पड़ रही है। मतलब किसी के 50 में से 10 नंबर आए तो आप बताइए ना कितने परसेंट हुए। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये 5 से अगर आप करते हैं तो 5 2 ये 10 से, अगर आप ये करते हैं 10 से, ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट दोनों में सेम डिजिट्स पे, 5 बार में, और 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 20, तो 20% जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 20% इज द राइट आंसर। तो 20% के हिसाब से हम इस चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो 20% इसका सही आंसर है। तो 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि इसका एक सही आंसर क्या होगा। और यहां पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6। कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से 4 से 5 से और 6 से डिविजिबल है। कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से 4 से 5 से और 6 से डिविजिबल है, ये चीज हमें चेकआउट करनी है। तो चीजें बहुत आसान है। हमें सबसे पहले अगर डिविजिबिलिटी चेकआउट करना है तो कहीं ना कहीं हमें इस नंबर का फाइंड आउट करना पड़ेगा। मल्टीपल्स मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसका क्या हो सकता है, इसका मल्टीपल क्या हो सकता है। देखिए ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये डिवाइड होगा 60 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी और 6 से भी। लेकिन 80 नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर से नहीं होगा। तो ऑप्शंस के थ्रू ही हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही इसका तरीका है। ऑप्शन से अगर जाओगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 54 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि देयर आर 500 eggs in a box. 3/25 got broken and 4/5 is remaining in eggs were sold. The number of egg left is, कितने वहां पे eggs बचे हुए हैं। एक बॉक्स के अंदर जो eggs है ना वो 500 है, और 500 में से
इसका 325 हिस्सा क्या हो गया है, टूट गया है। कितना, 3/25 गॉट ब्रोकन, इतना टूट गया है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की अगर हमें, हाँ ये कितने टूट चुके हैं ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने टूट चुके हैं, तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो 3/25 इंटू 500, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 20 यानी कि 60, 500 में से 60 एग्स क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। ये है ब्रोक, 60 टूट चुके हैं। तो बचे कितने, अगर 500 में से 60 टूट चुके हैं तो बचे कितने, 440 बचे। अच्छा, 440 बचे हैं, तो उसमें से 4/5 सोल्ड हो चुके हैं, मतलब ये जो बचा हुआ है ना इसका 4/5 बिक चुका। तो सोल्ड कितने हुए हैं, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 440। अब इसको करते हैं, 5 से करेंगे तो 5 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 और ये 8, 88 हो जाएगा। यानी कि बिके कितने, 352 बिक चुके हैं, 352 बिक चुके हैं। तो बचे कितने अब आपके पास, 352 बिक चुके हैं प्लस 60 आपके टूट चुके हैं, यानी इतने अंडे बर्बाद हो चुके हैं टोटल अगर देखा जाए, यानी कि 1200 अंडे बर्बाद हो चुके हैं। 352 तो बिक चुके हैं, 60 तो बर्बाद हो चुके हैं टूट करके। तो बचे कितने, टोटल थे आपके पास 500 में से 412 को माइनस कर दीजिए तो बचे कितने आपके पास, 88 एग्स बचे हुए हैं, 88 अंडे बचे हुए हैं। सबसे पहले किया क्या मैंने, सबसे पहले ये देखा कि टूटे कितने हुए, तो टूटो को मैंने 60 से फाइंड आउट कर लिया, और बाकी जो बचे उसमें से 4/5 सेल हो चुके, तो जो सेल हो चुके उनको भी मैंने निकाल दिया। जो टूटे और जो बिके उन दोनों को प्लस करके मैंने ये देखा कि कितने अंडे हमारे चले गए, चाहे टूटने में चाहे वो बिकने में, तो बचे कितने, 88। तो इस तरीके से हमने आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया। तो 88, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। 5 minutes past 3 in the afternoon is written as, 5 मिनट पास्ट 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। कि 5 minutes past 3, 5 minutes past 3 अगर आपको लिखना है तो जी 3:05 ये होगा, 3:05, 3 बज चुके हैं, 5 मिनट बीत चुके हैं पास्ट, तो ये होगा 5 minutes past 3, 3:05 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड फॉर्म बाय दिस डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीट करें, तो हमें ग्रेटेस्ट और जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन नंबर्स की मदद से जो नंबर बन रहे हैं उनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर ग्रेटेस्ट नंबर आप बनाओगे इन नंबर से तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो 9, 7, 6, 3 और 0। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले हो जाएगा 3, 0, 6, 7 और 9। इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, 9, 7, 3, 6, 0, 3, 0, 6, 7, 9, इनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6, 6, 9, 5, 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 6, 6, 9, 5, 1, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है, और इस तरीके से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम इस क्वेश्चन को समझ कैसे सकते हैं, और यहाँ से हम क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप समझना चाहते हैं ना तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए। जब तक आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चंस बन क्यों नहीं रहे हैं, मेरे से बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो समझना है ध्यान से कि यार इसका एक सही आंसर क्या हो सकता है।
जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखोगे, इस तरीके से चीज़ों को समझोगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ और बहुत सिंपल है चीज़ों को जानना समझना। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500, हैंस लॉस इज इनकर्ड। अगर किसी चीज़ को 500 रुपये में बेचा जाता है तो उसको लॉस होता है। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड 700, शॉपकीपर वुड हैव गेन 3 times ऑफ फॉर्मर लॉस। और अगर उसको 700 रुपये में बेचता है तो उसको पिछले लॉस से 3 गुना मुनाफा होता है। व्हाट इज द प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसका प्राइस क्या है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। और जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर पाओगे आप आसानी से। देखिए, कोई चीज अगर 500 रुपये में बेची जा रही है तो उसको लॉस हो रहा है। कोई चीज अगर उसकी सेलिंग प्राइस है 500 रुपये, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस। लॉस को हम मान लेते हैं एक्स, एक्स लॉस हो रहा है। अगर उसी चीज को अगर 700 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट पता है कितना होता है, ये जो लॉस हुआ है ना, इसका 3 गुना होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3x। अब हमें ये देखना है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी। x की वैल्यू कितनी होगी पता है आपको, x की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंशिएट को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए ना कि वो अगर कोई चीज 500 रुपये में मतलब कोई चीज अगर 600 रुपये की है और 500 रुपये में बेच रहा है, मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अब हम उस आर्टिकल को इन पे चेकआउट करके देख लेते हैं। सबसे अच्छी चीज तो यही होगी कि इन पे चेकआउट करके देख लें। अगर हम उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 600 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि अगर उसकी प्राइस को हम 600 मान लेते हैं तो क्या होगा। अगर उसके प्राइस को हम 600 मान लेते हैं और बेचते हैं उसको 500 में, तो 100 रुपये का लॉस हो रहा है। ओके, लेकिन अगर उसको 700 में बेच रहे हैं तो उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्या 525 रखने पे इसका 650 रखने पे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि जब 600 पे नहीं आ रहा तो 650 पे तो आएगा ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हम रख रहे हैं कि आर्टिकल को पहली बात तो सेल कर रहे हैं कितने में, 500 में। अगर उसकी कीमत 525 है, यानी कि उसको लॉस कितने का हो रहा है, 25 रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 25 रुपए का हो रहा है। लेकिन अगर उसको 700 में बेच रहे हैं, अगर उसको 700 रुपये में बेच रहे हैं तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 525 को माइनस कर दो 175 का। तो क्या ये 175 का 3 गुना है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, अब हमारे पास बचा 550। क्या ये करेक्ट आंसर ला सकता है क्या, देखते हैं इसको चेकआउट करके। देखिए, कोई चीज की कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब हम इसको चेकआउट करेंगे, यही हमारा आंसर होगा डेफिनेटली। कॉस्ट प्राइस हमारी हमने मान ली 550 है और उसकी सेलिंग प्राइस अगर 500 है, 500 है, यानी कि उसको लॉस कितने का हो रहा है, 50 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर मैं उसको 700 रुपये में बेचूं तो क्या होगा, अगर उसको आप बेचोगे 700 रुपये में तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा पता भी है आपको, 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। आप देखो ना, इसका 3 टाइम्स है, 5 3 15, इसका 3 गुना है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स। अगर -1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। -1 है ना, 100 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स इटसेल्फ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -1। क्यों, क्योंकि -1 अपने आप से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर तो 1, 1 माइनस -1, यानी कि -1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। अपने आप से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 टाइम्स ये अपने आप से, तो -1 इसका सही आंसर होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना कि कैसे हो रहा है, समझिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, -1 जो है अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी 100 टाइम्स। अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो आंसर तो प्लस में होगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो -1 और +1 आंसर हमेशा माइनस में आएगा, इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही है। ये चीज़ आपको फोकस करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 59 के बारे में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 7.75 माइनस 3.80, अब फ्रैक्शनल फॉर्म्स क्या होगा? सबसे पहले है ना, हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर फ्रैक्शनल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होगा। 2.75 में से 1.5 को माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखा, और 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1.5। अब प्लस 4.75, अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 5, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 7 और 3 10, 11 12, 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1, 5 और 5 10, कैरी 1, और 5 ये 4 और 1 5 और 6 6 60 6 पॉइंट यार गलत हो गया यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम माइनस कर लेते हैं, ऐसा कर लो, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको कर लो, 2.75 है और 4.75 है, इन दोनों को प्लस कर लो। सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस कर लोगे तो ये 0, 7 7 जा 14, और ये 15, अरे यार गलत हो गया, 2.75 और 4.75, 0, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 7.50। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 1.25 सबसे पहले, तो 1.25, तो फिर उसके बाद हम माइनस कर लेंगे 3.80, 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, और ये हो गया 6। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 3.80। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और यहाँ पे हो गया 5 में से 3 जाएंगे तो 2, सो 2.45, और 2.45 का मतलब 9/10 यानी कि 2.45 है ना, 2.45 यानी कि 245/100, 245/100। अब इसको हम कैंसिल आउट करके देखते हैं कि ये नंबर किससे कैंसिल आउट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 245 को 5 से कैंसिल आउट करो, 245 को अगर आप 5 से कैंसिल आउट करते हो तो 49 हो जाएगा, 49, और यहाँ पे अगर 5 से कैंसिल आउट करते हैं 100 को तो 20 हो जाएगा, और 49/20, 49/20 का मतलब 49/20, राइट। अब 49/20 का मतलब हो गया ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा, 9/20, टू 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 ज़ैट 4, 49/20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका एक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 ये वाला जो है उसके बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। The length of the rectangular plot of a land is twice is its breadth। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम मान लेते हैं, ब्रेथ को हम मान लेते हैं कि वो x है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अ स्क्वायर स्विमिंग पूल साइड 8 सेंटीमीटर ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। अच्छा, जो प्लॉट है उसमें एक स्क्वायर भी बना हुआ है, उसके अंदर क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर भी बना हुआ है। अब उस स्क्वायर के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है कि इसका जो करेक्ट एरिया है वो कितना। हमने मान लिया कि अगर x है तो ये स्क्वायर 1/8 में बना हुआ है, यानी कि 1/8 एरिया है, 1/8, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट के 1/8 पार्ट में बना हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ हमें नहीं पता, बस इस ब्रेड्थ के ट्वाइस है, तो ये 2x हो गई। अ स्क्वायर स्विमिंग पूल इन द पूल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ प्लॉट। प्लॉट का 1/8 पार्ट जो है, 1/8 पार्ट, जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर में बना हुआ है, मान लीजिए कि इतना जो पार्ट है 1/8 पार्ट है इसका, यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, 1/8 पार्ट है, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है इस प्लॉट की कि लेंथ क्या है। तो अगर हम ब्रेड फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका डबल कर लेंगे, ये चीज़ हमें पता है। और स्क्वायर का साइड हमें पता है कि ये 8 है, ओके। और ये हमें नहीं पता है, 1/8 पार्ट है इसका, बस इतना पता है। तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं उस पर हम फिर फोकस करना पड़ेगा कि जो ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ है उसको मैंने मान लिया कि जो ब्रेड्थ दी हुई है उसको हमने मान लिया x, और जो लेंथ है, जो लेंथ है उसको मान लिया ये डबल हो गया 2x, और जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, आपको ही पता है। और लेकिन एरिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं स्विमिंग पूल का, एरिया कितना है स्विमिंग पूल का, स्विमिंग पूल SP लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, और ये कितना है 1/8 है, किसके, रेक्टेंगुलर प्लॉट के। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसे बना देता हूँ, इस प्लॉट का 1/8 है। और जो स्विमिंग पूल का एरिया है ना वो स्क्वायर में बना हुआ है, वो स्क्वायर में बना हुआ है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और साइड हमें पता है क्वेश्चन में दी हुई थी, उसकी साइड, साइड हमें दी हुई थी 8, तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया जो कि बना हुआ है, और इक्वल टू 1/8 इंटू ये जो एरिया है ना वो हमें पता है, x इसकी ब्रेड्थ है और 2x इसकी लेंथ है, तो x इंटू एक्स कर लेंगे। अब हम इसको अगर एच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 64, 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा 8 इंटू 8 ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 2x²। अब इसमें 2 का हम डिवाइड कर देते हैं, नीचे में x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, ओके। और 8 8 जा 64, और 64 इंटू 4 यानी कि 256 आ गई x² की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर x² की वैल्यू आ चुकी है 256, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 16 होगी, क्योंकि 16 का ही तो स्क्वायर है। अगर इसकी लेंथ 16, ब्रेड्थ इसके 16 है, तो इसकी 32 हो जाएगी, क्या 32 हो जाएगी इस प्लॉट की लेंथ। तो 32 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 32 कैसे हो रहा है, 2x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x का मतलब होता है 2 इंटू 16, और 16 से क्या हो गया 32, तो 32 इसका राइट आंसर है, 32 ही इसका सही आंसर है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में देखेंगे, तीसरी बार में देखेंगे, तो चीज़ें क्यों नहीं समझ में आएंगी यार, आसानी से समझ में आएंगी। मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ें आसानी से समझ आती हैं जब आप कोशिश करते हो, जब आप ट्राई करते हो, तो बिल्कुल चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। इस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब आप उन पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेंगी। तो पैसेज कुछ इस तरीके से, जब तक आप पैसेज को पढ़िए ध्यान से कि पैसेज में क्या दिया हुआ है, ओके। पैसेज को ध्यान से तो पढ़ना होगा आपको। पैसेज पे हम आगे बढ़ते हैं, पीछे हो गया था ये, ओके।
पैसेज ये है, पहला पैसेज ये है आपका, ये तो क्वेश्चन आ गया। ओके, पहले पैसेज में क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझना होगा कि च्युइंग गम वॉज डिस्कवर्ड 1000 years ago। जो च्युइंग गम है वो थाउजेंड्स ईयर अगो वो डिस्कवर्ड हुआ था बाय द मायान्स एंड मैक्सिकन जंगल, मैक्सिकन के जंगल्स में। दे फाउंड अ लिक्विड लीकिंग फ्रॉम स्पेडिला ट्रीज, जो एक पेड़ होता है स्पोडिला का, वहां से उसको फाइंड आउट किया गया। as it's oozed out the thickened into the something they called a chick and which was chewable and tasty, जो कि chewable है और tasty है। Today workers called chicklers and still collect chickle। The chick is boiled and remove the water, उसको boil किया जाता है, उसको remove किया जाता है। It's a made into a slabs into 30 pounds, 30 pounds के slabs में उसको बनाया जाता है। एंड ये आप कह सकते हो कि 14 किलोग्राम ईच। दीज स्लैब्स आर सेंट इनटू द गम फैक्ट्रीज, और इनको गम फैक्ट्रीज में भेजा भेजा जाता है। और देयर इट इज अ मिक्स्ड विद सर्वल इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, कुछ स्वीट एंड सॉफ्ट एंड फ्लेवर्स कलर्स ऑफ गम्स। तो इस तरीके से गम्स बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में कि ये च्युइंगम कहाँ हमें मिले। डिस्कवर्ड एंड च्युइंगम कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ? एट्स मयान्स में। और इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर वर्कर्स हु कलेक्ट द चिकल्स, उस जो कलेक्ट करते हैं उनको मयान्स आर द वर्कर्स हु कलेक्ट द चिकल्स, जो चिकल्स को कलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से स्लैब्स ऑफ चिकल्स आर सेंट इनटू, जो स्लैब्स होती हैं बड़ी बड़ी 14 kg की, या कह लें कुछ उसको कहाँ भेजा जाता है? उनको भेजा जाता है गम फैक्ट्रीज के अंदर। तो गम फैक्ट्रीज यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड इन टू द चिकल टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट टू। ये जो चीज़ें हैं वो फ्लेवर फ्लेवर को मिक्स करने के लिए, इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, ताकि फ्लेवर अच्छा है। और इसी तरीके से इसका पैसेज का जो टाइटल हो सकता है वो क्या हो सकता है? द गम हो सकता है, चिक्लेरो हो सकता है, स्टोरी ऑफ चिक्लेरो, या द स्टोरी ऑफ च्युइंगम। व्हाट इज द बेस्ट टाइटल? तो स्टोरी ऑफ च्युइंगम ये बेस्ट टाइटल दिया जा सकता है इस पैसेज के लिए। टाइटल का मतलब होता है इसका शीर्षक क्या दे सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है इसका नाम क्या होना चाहिए। सेकेंड पैसेज पे आते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिम्स इमेज। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों में जो आते हैं देखने के लिए, उनको हम तीर्थयात्री कहते हैं, पिलग्रिम्स कहते हैं। और पिलग्रिम इमेजेस बहुत सारी हैं। दीज होली प्लेसेस, ये जो पवित्र स्थान है, वेदर हिल्स इन द प्लेन्स जनरली सिचुएटेड द रिवर बैंक्स, ज़्यादातर आप देखोगे कि नदियों के किनारे हैं, बाय द सी, समुद्र के किनारे। इट इज नॉट ओनली द रिलीजियस पीपल्स बट टू विजिट दीज प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स ऑल्सो ट्रैवलर्स, साइट सीयरर्स जो होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो देखने आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड, अब्रॉड में भी। वेन वेयर अबाउट 2 or more rivers meet at pilgrims comes at the bath worship because a place of supposed to be holy। जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं वो एक पवित्र स्थान माना जाता है, और वहाँ पे लोग आते हैं पूजा करने के लिए। वन सच अ प्लेस हरिद्वार, ऐसी एक जगह है हरिद्वार, विच इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे में सिचुएटेड है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर कि होली प्लेसेस आर विजिटेड बाय रिलीजियस पीपल, साइट सिटीजन एज वेल एज ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स के द्वारा भी ये विजिट करे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स जनरली। जनरली का सिनोनिम्स क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। देखिए इसका जो वर्ड है ना जनरली, इसका जो सिनोनिम्स है वो यूजुअली होगा। यूजुअली इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करते हैं कि द प्लेस इज कंसीडर्ड होली वेयर 2 or more रिवर मीट्स, जहां पे वो दोनों मिलती हैं। एंटोनिम्स क्या होगा होली का? होली का मतलब होता है पवित्र स्थान, पवित्र स्थान, और कर्स का मतलब होता है बिल्कुल अपवित्र। 69th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीपल फ्रॉम कम टू बाथ गंगा एज द वाटर इज। क्यों आते हैं लोग? क्योंकि वो पवित्र मानते हैं उस चीज को, यानी कि होली मानते हैं उस चीज को।
पीपल गो टू द पिलिग्रिम इमेजेस बिकॉज दे आर, वो रिलीजियस हो सकते हैं, एक्सप्लोरर्स भी हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन रिलीजियस जो कि मोर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज। थर्ड पैसेज के बारे में बात करते हैं। इट वॉज अजीत बर्थडे, अजीत का बर्थडे था, और ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैड गैदर्ड, जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो गैदर्ड हुए थे। ही रिसीव्ड मेनी गिफ्ट, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। देयर वर बुक्स थी, खिलौने थे, कपड़े थे। अजीत ऑन्ट्स गेव मी अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर रोज सैम्पलिंग दिया था उसकी अंट ने, अजीत की एक आंटी जी ने। अजीत लाइक्ड हिज अंट गिफ्ट्स बेस्ट, वन ऑफ द रन टू गार्डन एंड प्लांट द सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग मिली थी उसको जाके गार्डन में उसने प्लांट कर दिया। अजीत वाटर्ड प्लांट एंड एवरीडे, उसको डेली पानी देता था। एज सुन एज वेकअप मॉर्निंग ही वुड रश मच प्लांट्स एंड ग्रो, उसके प्लांट ग्रो होते गए। वन डे सॉ उसने देखा कि 2 लिटिल रोजेस के बर्ड्स पीपिंग आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ही कीप्ट वॉचिंग द बर्ड्स, हमेशा देखते रहा था। ब्लूम इनटू ब्यूटीफुल येलो रोजेस, और वो ब्यूटीफुल येलो रोजेस में वो खिले। इट वॉज अ हैप्पी एंड थ्रिल विथ द मदर्स हेल्प प्लग द फ्लावर्स एंड गिफ्टेड फर्स्ट 2 रोजेस टू मदर्स एंड सिस्टर्स। और जो पहले 2 गुलाब के फूल निकले उसमें से उसने अपनी मम्मी को और अपने बहन को दिया। आज डिसाइडेड टू प्लांट मोर सैम्पलिंग इन दिस गार्डन, उसने डिसाइड किया कि और भी सैंपल्स इस गार्डन के अंदर मैं प्लांट करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पैसेज के ऊपर क्या चीजें पूछी गई है। सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या था? वो रोज की जो सैम्पलिंग थी ना, वो उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था अजीत के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन है, एज सुन एज अजीत वोक अप ही, जैसे ही वो जगह उसने पाया, रश टू द सी सैम्पलिंग, वो तुरंत गया और चला गया वहां पे सैम्पलिंग को। हाउ मेनी रोजेस बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट, पहले वहां पे 2 जो रोजेस थे वो अपीयर्ड हुए, जिसकी वजह से उसने अपनी मम्मी को और अपनी सिस्टर को उसको उसको दिया उसने सबसे पहले, जो वहां पे फूल खिले, जो बर्ड्स पिपिंग आउट हो रहे थे। अजीत गिफ्टेड फर्स्ट 2 रोजेस टू, अजीत ने पहले 2 रोजेस थे उसने गिफ्ट किया अपनी मम्मी को और अपनी सिस्टर को, हिज मदर्स एंड हिज सिस्टर। इसी तरीके से क्वेश्चन है 75th वाले में कि द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स, थ्रिल का मतलब क्या होता है? थ्रिल का मतलब होता है एक्साइटेड जो पर्सन होता है, उसको हम कहते हैं थ्रिल्ड पर्सन। ये हमारा लास्ट पैसेज है, और इस पैसेज को भी बड़े ध्यान से हम पढ़ने वाले हैं कि द नीम ट्री ऑल्सो नोन एज अ विलेज फार्मेसी ड्यू टू द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ सीड्स। जो नीम का पेड़ है उसको मेडिकल फार्मेसी कहा जाता है, और गांव में ये इसके बीज के बहुत सारे फायदे हैं, उसके पत्तियों के फायदे हैं। इट्स कॉल्ड अरिस्ता इन संस्कृत, और संस्कृत में इसको अरिस्ट कहा जाता है, विच मीन्स अ परफेक्ट, इमफ्रेजिबल एंड कंप्लीट, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। नीम ऑल ऑयल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल में जो नीम का ऑयल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कैन ऑल्सो यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मॉस्किटो रिप्लेंटेंट, जो मॉस्किटो के रिप्लेंटेंट होते हैं उसमें रिप्लेसमेंट किया जाता है। नीम नीम सीड्स के केक्स आर यूज एज अ फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। पेस्ट ऑफ नीम लीव्स इज यूज टू ट्रीट चिकन पॉक्स, उसके जो पौधे होते हैं चिकन पॉक्स में भी यूज करा जाता है, और बहुत फायदा मिलता है उससे। और नीम ट्विंग्स कॉमनली रेफर टू दातुन, दातुन के लिए भी यूज करा जाता है टूथ ब्रशेस के लिए इन विलेजेस में। और द बार्क एंड रूट आर यूज टू पाउडर फ्रॉम द कंट्रोल द फ्लीज एंड टिकिट्स एंड पेट्स, उसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया द फार्मेसी इज, अब ये जो फार्मेसी वर्ड है वो क्या है? फार्मेसी इज अ मेडिकल स्टोर। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट, सॉरी, द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट यूज टू फार्मर्स इज, फार्मर्स में किस तरीके से यूज होता है? सीड्स को यूज करते हैं। इसी तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिनोनिम्स ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है? परफेक्ट का जो सिनोनिम्स है वो ब्लेमिश्ड नहीं है, सिमलेस है, फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है, लेकिन ब्लेमिश्ड नहीं है। इस तरीके से द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन्स, उसका मतलब क्या हुआ? द इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करे वो इंसेक्ट, उसको हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट कंट्रोल सुना होगा आपने। नीम आर यूज टू टूथ ब्रशेस इन द विलेज, क्या यूज करते हैं उसकी हम? उसकी जो कह सकते हो कि जो ट्विंग्स हैं उसको हम दांतों में यूज करते हैं। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर में,
और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो डाउट्स, क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो, हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।